साथियों, आप सभी को जय हिंद। और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ पढ़ने वाले ही नहीं है, जितने भी रूल्स बनते हैं उस रूल्स को हम लोग बनाना सीखेंगे। बनाने का मतलब क्या है? बनाने का मतलब ये है कि हम लोग रटेंगे नहीं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर और उसमें एस या एस जोड़ देते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म छोड़ देते हैं। आखिर क्यों? कारण क्या है? ठीक है, तो उस कंप्लीट पे बातें करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अगर कंप्लीट आप सीखना चाहते हैं, यानी इस टेंस का बेसिक क्लियर करना चाहते हैं और बेसिक से एडवांस पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आधा अधूरा देखने से कोई मतलब नहीं होगा। 50 वीडियो आधा अधूरा देख लेंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और सबसे पहले बातें करेंगे हम लोग को कैसे पढ़ना है। एक बार ओवरव्यू दिखा देते हैं हम इस वीडियो में कि आप लोग पढ़ेंगे क्या क्या और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग मेथड का यूज करेंगे। देखिएगा, मेथड होगा आपका लिंक मेथड। लिंक मेथड आप बोलेंगे लिंक मेथड क्या है? तो देखिए, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। सामने आपका दिखाया गया है और विस्तृत एनिमेशन के माध्यम से और कंप्लीट एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये कंप्लीट इस पूरे कंटेंट को कवर करने में लंबा समय लगेगा, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा और पूरा वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। उसके बाद आप कहिए कि हम टेंस पढ़ने लायक नहीं, पढ़ाने लायक हो गए हैं। क्यों? कि हम डिटेल बातें करेंगे इसमें। ओके, ये जो चार्ट है, इस पूरे चार्ट को हम समझाएंगे तो खुद ही आप बता देंगे कि कौन से टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और कौन से टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और कौन से टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, आगे बढ़ते ही हमारा कंप्लीट देख रहे हैं, ये है डिटेल मतलब कब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ेंगे और कब एस जोड़ेंगे। कंप्लीट पे बात इस वीडियो में करने वाले हैं ये भी। तो ये अभी ओवरव्यू आपको हम दिखा रहे हैं। अभी वीडियो हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी पढ़ाना हमने स्टार्ट नहीं किया है। सिंपल हम बता रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार कुछ पढ़ने वाले हम लोग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आगे और भी कंटेंट है और तो आगे हम लोग जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन से ही बात करेंगे। डेफिनेशन आपके सामने होगा, पढ़िएगा। ठीक, डेफिनेशन आपके सामने होगा, उस डेफिनेशन को आपको पढ़ना है। और जो हम लोग बचपन में रटे थे उस डेफिनेशन को भी हम बताएंगे और हमारे अनुसार डेफिनेशन क्या होना चाहिए हम उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट बातें करेंगे और चलते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन में बातें करेंगे, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़िएगा। सामने जो लिखा है कि वाक्य के अंत में क्या जाता है, तो आप बोलते हैं कि ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। आखिर क्यों होता है इसकी आपने इसका कभी खोज किया कि वाक्य के अंत में ता ते ती आता क्यों है? भाई हम क्यों लाते हैं ता ते ती? क्यों लाते हैं? हम काके की नहीं ला सकते क्या? अगर काके की आ जाएगा अगर वाक्य के अंत में, हम तो किस टेंस में उसको बनाएंगे? अब आप सोचने लगेंगे कि वाक्य के अंत में नाना नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है, उसको किस टेंस में बनाएंगे? तो देखिए, सिर्फ हम लोग ये रटेंगे नहीं, आपको हम आपके माइंड को ओपन माइंडेड बनाना चाहते हैं। ओपन माइंडेड कहने का मतलब क्या है कि आप खुल के सोचें, जितना किताब में लिखा है उतना ही ना सोचें, अपना एफर्ट लगाएं और अपना खुद समझें। ठीक है, तो ये आप लोग तो पता हो गया कि हाँ, ये वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपको हम दे दे रहे हैं कि जैसे तातेती का मतलब क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था, मान लीजिए कि राम स्कूल जाता है। क्या है? राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो राम अगर स्कूल जाता है तो हम स्कूल क्या बोल रहे हैं? स्कूल जाता है। तो लास्ट में क्या आ रहा है? जाता। तो क्या आ रहा है लास्ट में? ता। इसीलिए हम बोल देते हैं कि तातेती इसमें आता है। ठीक है, तो ये राम स्कूल जाता है, लास्ट में बोलेंगे कि ता है, आ जा रहा है। लड़कियां स्कूल जाती हैं, लड़के स्कूल जाते हैं, है ना। मतलब तो ताते ती तू करते रहिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक कलम है, तब किस टेंस में है? हम बोल देंगे तू मेरा भाई है, तब किस टेंस में है? हम बोल देंगे वह मेरी बहन है, तब ये किस टेंस में है? बताइए, औकात पता चल गई? औकात पता चल गई कि ताते ती रटते हैं, ये किस टेंस में जाएगा?
तो देखिए इसी प्रश्नों का हम लोग उत्तर की खोज करने वाले हैं, इसका आंसर की खोज करने वाले हैं। और डिटेल पढ़ना होगा तो पहले ही बोल दिया कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, आधा अधूरा देखने से कोई मतलब नहीं। और वो जो यूट्यूब पे चलता है कि है ना कि 5 मिनट में पूरा टेंस खत्म इंडेफिनिट, तो वो भाई नहीं हो सकता है ना। मैगी थोड़ी है कि 5 मिनट में बन जाएगा। अब 5 मिनट में हम क्या बताएंगे, 5 मिनट में तो हम आपको बस इसका परिचय ही बता पाए। बताइए, तो ये आपने ऊपर वाला देख लिया ना। अब देखिए हम लोग अगला बातें करते हैं कि वर्तमान समय में होने वाली क्रियाओं, शाश्वत सत्य, सामान्य सत्य, आदतों, दैनिक दिनचर्या, क्रियाओं और निकट भविष्य के नियोजित कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब ये डेफिनेशन आपके सर के ऊपर चला गया होगा, कहते ये गुरुजी क्या है, ये क्या है। देखिए वर्तमान समय मतलब आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट बोलेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखिए ये प्रेजेंट मतलब क्या होता, क्या, तो पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट पे। देखिए प्रेजेंट पे अगर हम बात करें तो प्रेजेंट मतलब क्या होता है, अपना हम डेफिनेशन पे आते हैं, हम अपने डेफिनेशन पे आते हैं कि हम पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। प्रेजेंट मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट मतलब तो वर्तमान होता है। वर्तमान मतलब क्या है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो ये क्या है आपका वर्तमान है ना। अभी आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो अब क्या है, अभी का ही वर्तमान है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका क्या है, अब भी वर्तमान है भाई गुरुजी। तो ये क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन हम ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख जाएंगे, और जो हमारा टीचर होंगे उन टीचर को भी बता सकते हैं कि ये जो टेंस बनता है ये क्यों, कैसे बनता है, रूल्स बनता कैसे है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रेजेंट हमारी है, लेकिन हम टेंस सीख जाएंगे, है ना। अभी आप सीखे नहीं ना, सीख जाएंगे, ये फ्यूचर की बातें है। लेकिन अगर आप कंप्लीट टेंस सीख जाएंगे वो पास्ट होता है। तो हम प्रेजेंट में बात आपको तो समझ में आ गया, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब अभी जो हमारा वर्तमान हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वर्तमान होता है। क्या होता है, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, तो आप बोलेंगे वर्तमान होता है, ठीक है। अब हम बातें करेंगे कि ये इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट क्या होता है, देखिए इंडेफिनिट जो होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, इंडेफिनिट में 2 वर्ड जुड़ा है। मतलब अगर अलग अलग कर दे तो इन अलग कर देंगे, इन अलग कर दिया, और इसमें प्लस करके क्या बना देंगे, डेफिनेट। डेफिनेट, है ना। पहले ये पूरा आप वीडियो कंप्लीट कहानी समझ जाइए, उसके बाद हम आपको कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट एक बार समराइज करेंगे और कंप्लीट बता देंगे कि इसको पहचान कैसे करते हैं, सही है। तो इन और क्या है, डेफिनेट। अब डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट मतलब आप कहते हैं ना, डेफिनेट बता देते हैं कि हाँ, मतलब डेफिनेट बताते हैं कैसे। डेफिनेट मतलब आपका मान लीजिए कोई नोटबुक ले लिया है, तो क्या आप बोलेंगे, ये मेरी नोटबुक है। मतलब डेफिनेट है कि वो नोटबुक आपकी ही है, लेकिन इनडेफिनिट मतलब पता नहीं किसकी है, जो हम बता नहीं सकते। मतलब जिस कार्य को हम बता नहीं सकते कि वो कार्य कब होता है, वही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये भी आपके दिमाग से ऊपर चला गया होगा। मतलब वर्तमान समय में होने वाला कोई भी कार्य, क्रिया मतलब कार्य होता, कोई भी कार्य जिसको हम क्लियर बता नहीं सकते कि वो कब होता है, इसीलिए तो लास्ट में तातेती आता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था कि राम स्कूल जाता है, लास्ट में क्या आ रहा था, तो आप बोले थे कि जाता, ता आ रहा है भाई, जाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो आप ये थोड़ी इस सेंटेंस से पता कर पाएंगे कि राम स्कूल कब जाता है, किस टाइम पे जाता है। और राम स्कूल जाता है तो ये पास्ट में भी गया था, प्रेजेंट में भी जाएगा, प्रेजेंट में भी जाता है, और फ्यूचर में भी जाएगा, यानी इसमें तो तीनों टाइम आ गया, वही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन बताओ, तो तातेती ना, क्या मतलब वह कार्य जो वर्तमान में, प्रेजेंट में है, पता नहीं कब होता है लेकिन हाँ होता है, पता नहीं कब होता है लेकिन हाँ होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हुआ, सही है, समझ में आ रहा ना। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि कोई निश्चित नहीं कि कार्य कब होगा, कब होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मतलब कब पढ़ते हो, तो आप नहीं बता पा रहे हैं। मैं पढ़ता, हाँ मैं पढ़ता हूं, बस मैं पढ़ता हूं, तो आप पढ़ते कब पढ़ते हैं बताइए। तो ये डेफिनेट नहीं हुआ, ये इंडेफिनिट है। तो जो कार्य वर्तमान में हम जानकारी जिसकी देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन की जानकारी देते हैं,
है ना। कोई अपना हैपनिंग मतलब ये कार्य होता है, कोई हम अधिकार बताते हैं। अधिकार मतलब मेरे पास एक कलम है, मेरे पास नोटबुक है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो ये क्या है? अधिकार है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं सब। क्या समझ में आ रहा? सही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये इतना बताने के बाद तो क्लियर हो गया होगा। और इस डेफिनेशन पे आते हैं कि वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट टाइम में होने वाली क्रियाओं। शाश्वत सत्य का मतलब देखिए क्या होता है। शाश्वत सत्य मतलब हमेशा के लिए सत्य है। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये क्या है? हमेशा के लिए सत्य है भाई। कल बंद हो जाएगा निकलना, नहीं निकलेगा, तो ये क्या है? शाश्वत सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें शाश्वत सत्य के बाद अगला कौन सा है, तो अगला हो जाएगा हम लोग का सामान्य सत्य। सामान्य सत्य का मतलब क्या है? सामान्य सत्य कहने का मतलब क्या है कि जो सामान्य सत्य जो रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। जैसे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ आती है। अब आती है, कोई निश्चित थोड़ी है कि अगले साल आई जाएगी, आती है। ठीक है। आदतें मतलब हैबिट। जैसे मैं स्कूल, आदतें आपका हो जाएगा जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो आप बोलेंगे मैं खेलता हूँ, कब खेलते हो भाई? पता नहीं। मतलब जो डेफिनेट नहीं वो इंडेफिनिट है। दैनिक दिनचर्या मतलब दैनिक दिनचर्या कहने का मतलब क्या? जो मैं रूटीन बोलते हैं इसको। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, कब जाते हो? कोई पता नहीं चल रहा, तो डेफिनेट नहीं है ना, इनडेफिनिट है ये। ठीक है। क्रियाओं और निकट भविष्य। निकट भविष्य कहने का मतलब क्या कि जैसे प्रधानमंत्री चाइना विजिट करेंगे। अब करेंगे आ रहा है, लेकिन आप कहेंगे तो फ्यूचर की बात है, लेकिन नहीं, निकट भविष्य की बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता दी जाती है। इसीलिए न्यूज़पेपर के जो हेडलाइन बनते हैं वो सभी हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। ठीक है। नियोजित कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नियोजित मतलब क्या है? पॉपुलर लोगों के लिए होता है। अब आपका निकट भविष्य का प्लान आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी शादी हो रही है तो शादी हो रही है तो वो नियोजित कार्य मतलब इस डेट को शादी होगा, इसलिए आप पढ़ते हैं कि मोहन विट्स मोहनी। ठीक है। तो ये क्या है? मोहन विट्स मोहनी मतलब SRI प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया गया, अगर ना समझ में आ रहा तो कोई बात ना, लेकिन ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत आप बुद्धिमान है और इस बुद्धि का प्रयोग करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम अपनी बातें करेंगे लिंक मेथड का। लिंक मेथड कहेंगे। लिंक मेथड क्या होता है गुरुजी? हमको तो लिंक मेथड पहली बार सुन रहे हैं टेंस में। देखिए लिंक मेथड क्या होता है। सबसे पहले देखिए हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे, अलग अलग प्रोसेस होता है और अलग अलग प्रोसेस के अनुसार टेंस बन जाते हैं। तो हम लिंक मेथड से हम लोग याद करेंगे, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस आपके सामने आ जाए, आप 1 सेकेंड में बता सकते हैं कि वो किस टेंस में है। लेकिन हाँ, ये लिंक मेथड को पूरा समझिए, तो पहले पूरा लिंक मेथड को समझिए तो। और हाँ, आंखें स्क्रीन पे हो, गाना मत गाना कि आंखें कहती है, ये नहीं। आंखें स्क्रीन पे हो और कान हमारी आवाज़ सुन रही हो। चलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की बातें करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब क्या होता है? देखिए कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य कंटिन्यू मतलब ऐसे 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 दिल की धड़कनें चल रही है। मतलब नहीं समझ में आ रहा गुरुजी? जैसे देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल, हम इसको बार बार एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको पूरा एक बड़ा सा थाली दे दिया गया, बहुत खाते हो आप, तो मान लीजिए इसमें 10 रोटी रख दिया गया, बहुत सारा रोटी रख दिया गया, सब्जी रख दिया गया, इधर इधर दाल रख दिया गया, मतलब सब भर दिया गया इसी में। अब आप कहते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो खाता हूँ मतलब ये तो खाता हूँ, पता नहीं कब खाता हूँ, तो इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है। लेकिन आप जो ही खाना शुरू करेंगे, ओके, जो ही खाना शुरू करेंगे तो अब क्या बोला जाएगा? खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, मतलब खा रहे हो मतलब अभी आपने खाना स्टार्ट नहीं किया था, जब भी खाना शुरू किया तो आपको बोला जाएगा खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, मतलब आपने खाना शुरू कर दिया। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी वही तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वही तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जो कार्य जारी रहता है, जो कार्य जारी रहता है उसी को तो कंटिन्यू कहते हैं, उसी से बन जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे मैं पढ़ रहा हूं मतलब कार्य जारी है, मैं सो रहा हूं कार्य जारी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों बता रहे हैं इसमें? देखिए हमारा लिंक मेथड है, जब लिंक कर लेंगे तो हमको पूरा रटने की आवश्यकता ना होगी, हम समझ लेंगे, ये लिंक मेथड होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं भाई किस पे? अब हम बात कर देंगे अगला परफेक्ट प्रोसेस होता है। परफेक्ट मतलब क्या है? वही एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए आपके सामने ये थाली रखा हुआ है,
रखा हुआ है थाली, ठीक है। अब इस थाली में क्या होगा कि आप क्या किए कि इस थाली में का पूरा जितना भी खाना था कंप्लीट कर दिया, साफ कर दिया पूरा थाली, मतलब थाली को एकदम साफ कर दिया और एकदम साफ कर दिया थाली में से, थाली में कुछ नहीं है, तो मतलब क्या कहा जाएगा? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मतलब आपने जितना रोटी था दाल था सब बढ़िया से खा लिया, वो कंप्लीट हो गया, तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मैंने खा लिया, मैंने खा लिया। तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? तो आप बोलेंगे वही तो परफेक्ट प्रोसेस होगा। परफेक्ट मतलब होता है पूरा हो जाना किसी कार्य का, किसी कार्य का पूरा हो जाना। उसी से बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसी से बनता है पास्ट परफेक्ट, उसी से बनता है फ्यूचर परफेक्ट, सही है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा और इसी कॉन्टिन्यूअस से बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस और इसी कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब आप कोई टेंस में गड़बड़ नहीं करेंगे कौन सा टेंस किस में जाएगा। अब एक और प्रोसेस आ जाता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब बोलेंगे ये गुरुजी क्या है? परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए परफेक्ट मतलब क्या है, अभी देखिए यहाँ से परफेक्ट उठा और इसमें चला गया, ठीक है, और यहाँ से कॉन्टिन्यूअस उठा और यहाँ पे चला गया। आप बोलेंगे इसका उठने और बैठने का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए 10 रोटी रखा गया था, अब 10 रोटी को आपको खाने में लग गया 1 घंटा और अभी आप खा ही रहे हैं, यानी 1 आवर लग गया खाने में आपको, लेकिन अभी आप खाना वो खा ही रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? अब माता जी आपकी आई बोले कि 1 घंटे से खा रहा, कितना खाएगा? मतलब 1 घंटे से खा रहा तो 1 घंटा पूरा हो गया ना, तो जो पूरा हो गया उसको तो परफेक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन बोला जा रहा कि आप 1 घंटे से खा रहे हैं, मतलब अभी खाने की कार्य जारी है, अभी खाने का कार्य जारी है, तो वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, मतलब कुछ कार्य पूरा हो गया और कुछ जारी है, वही होता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, सही है। मतलब कुछ प्यार हुआ कुछ जारी है, कुछ प्यार हुआ कुछ जारी है, वही तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। मतलब कुछ प्यार आपने कर लिया, ओके, और कुछ अभी जारी है, ठीक है, वही होता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। ये तो मजाक वाली बातें थी, लेकिन ये एग्जाम्पल खाने वाला याद रखिएगा। लेकिन अब आते हैं अपने डेफिनेशन पे। देख रहे हैं लगभग 18 मिनट होने वाला है और हम अभी इसके डेफिनेशन पे ही चल रहे हैं, और आप सोचते हैं कि बस 10 मिनट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। अरे भाई ये कोई है ना दाल चावल थोड़ी है कि बस मिलाया खत्म, ऐसा थोड़ी होता है। आते हैं अब अगले अपने डेफिनेशन पे। अपने डेफिनेशन कहने का मतलब क्या है? अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, ओके। अगर कोई कार्य जारी है तो क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वो कार्य पूरा हो गया तो परफेक्ट प्रोसेस। लेकिन कोई कार्य कुछ समय से जारी है, मतलब कुछ समय हो गया और जारी भी है, वो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन कोई कार्य हमेशा चलता हो तब, अब तो आप दिमाग सर पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे गुरुजी ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये कहाँ से आ जाएगा? मतलब कोई कार्य हमेशा चलता हो तब, हमेशा चलता हो तब, अब पता नहीं कब हो जाता है, तब क्या होगा? वही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसी को तो बोलते हैं ओनली इंफॉर्मेशन। ये केवल जानकारी दी जा रही है। जानकारी मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ रहा है? अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस में आता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता। मैं स्कूल जाता हूँ क्या परफेक्ट में आ रहा? मतलब स्कूल जाने का कार्य पूरा हो गया ना, ये तो केवल जानकारी हम दे रहे हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है, कुछ समय से जा रहे हैं और कुछ समय हो गया कुछ समय से जा रहे हैं ना। मैं स्कूल जाता हूँ, ये तीनों में से किसी में नहीं आ रहा। तीनों मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो किस में आएगा? ये केवल जानकारी है। केवल जानकारी किस में आता है? तो आप बोलेंगे इंडेफिनिट में आता है। और वही जानकारी केवल प्रेजेंट में दी जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और वही जानकारी अगर पास्ट में दी जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट होता है, और वही जानकारी अगर फ्यूचर में दी जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, सही है। अब क्या होता है कि इंडेफिनिट प्रोसेस, इंडेफिनिट प्रोसेस कहने का मतलब आप समझिए, इंडेफिनिट प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि कोई कार्य पता नहीं कब होता है, वही इंडेफिनिट प्रोसेस है। तो ये आशा करते हैं कि कंप्लीट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने एडवांस पोर्शन पे, ठीक है। और ये आप बचपन में यही तो गलती हुआ हमसे, यही तो गलती हुआ कि हमको टीचर ने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता आता है, ती आता है, ते आता है, रट रट के पागल हो गए, बड़े हुए कुछ समझ में नहीं आया। यही तो गलती हो गई हमसे,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जड़ से क्लियर हुआ है। अब आप कहीं भी बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए ये जो है ना, ये वाला जो जितनी एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल हम लास्ट में कवर करेंगे। अब बोलेंगे लास्ट में क्यों कवर करेंगे? क्योंकि अगर हम ये बता देंगे तो आपको टेंस बोझ लगने लगेगा। बोझ मतलब ये हम बता देंगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप कहेंगे ये क्या गुरुजी बता दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि अभी हम आपको स्ट्रक्चर बताए नहीं बताए, अभी वर्ब का जानकारी दिया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है, कौन सा टाइम बताता है, तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी आपने तो नहीं बताया। तो हम बोलेंगे वही इसीलिए तो इसको हम लास्ट में बताएंगे, और ऊपर एक हमने नोट लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बराबर लाइफ यानी फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, इसको हम लास्ट में बताएंगे। क्यों लास्ट में बताएंगे? क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और जो हम डेफिनेशन बताएं उससे आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बराबर हमने क्या बोला है, लाइफ के बारे में कुछ ही बताओ, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं घूमता हूं, मैं यहाँ जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, ये क्या लाइफ के बारे में कुछ भी बता दो प्रेजेंट में, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, केवल जानकारी पे फोकस होना चाहिए। जानकारी मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, जानकारी है, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये पूरा एग्जाम्पल जो है ना कि हैबिट क्या होता है, रूटीन क्या होता है, कंप्लीट हम इस पे बात करेंगे। हैबिट, रूटीन, फैक्ट, पोजीशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इससे हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को पढ़ने से पहले, ये रूल्स हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब आता है, लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये जो गुरुजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, क्या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं क्या हम? अगर लगा नहीं सकते, अगर लगा सकते हैं तो क्यों, अगर नहीं लगा सकते हैं तो क्यों? क्यों की जानकारी बताइए। लगा सकते हैं तो क्यों, नहीं लगा सकते तो क्यों, इसकी जानकारी तो दीजिए। ओके, हम कहेंगे हाँ एकदम देंगे। आप हमारे चैनल पे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसकी भी जानकारी और डिटेल जानकारी देंगे, है ना, डिटेल जानकारी कहिए, डिटेल। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ दिख रहा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख रहा है, कहेंगे हाँ दिख रहा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख रहा है, हाँ दिख रहा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख रहा, आप बोलेंगे हाँ दिख रहा गुरुजी, इतना तो दिख रहा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दिख रहा, हम बोलेंगे हाँ दिख रहा। लेकिन इन सब पे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले जो टेंस की वीडियो होगा इन्हीं में बात करना है, यही तो टेंस बना देते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट दिखा देता है, सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट दिखाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कोई टाइम नहीं दिखाता, वो परफेक्ट दिखाता है। तो हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे। क्यों? कि हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। पास्ट में चलेंगे तो पास्ट के वर्ब का देखा जाएगा, फ्यूचर में चलेंगे तो फ्यूचर में, फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए विल सेल आता है, विल सेल पे बातें होगी। लेकिन अभी हम किस पे हैं, तो अभी हम हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे, यानी प्रेजेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले बातें करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो कौन सा टाइम दिखाता है। तो आप बोलेंगे गुरुजी ये तो प्रेजेंट दिखाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम दिखाता है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट दिखाता है। ठीक है, और यही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो यही इंडेफिनिट कहलाती है। इसीलिए तो आप कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख दो, एस एस मत जोड़ो, क्योंकि खुद ही इंडेफिनिट दिखा देगा वो, इसीलिए कहते हैं। ओके, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो दिखा दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे गुरुजी पास्ट दिखाता है। और पास्ट अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो इंडेफिनिट दिखाता है। क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कोई टाइम दिखाता है, तो हम बोलेंगे टाइम तो नहीं दिखाता, ये दिखाता है एक्शन को, कार्य को। कौन से कार्य? जो कार्य पूरा हो जाता है, परफेक्ट को। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कोई टाइम दिखाता है क्या, तो हम बोलेंगे ना, टाइम तो ना दिखाता। क्या दिखाता है? ये कार्य जो जारी है उसको बताता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को। हम बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या एस कोई टाइम दिखाता है क्या, तो हम बोलेंगे ना दिखाता है। क्या दिखाता है, तो हम बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म को दिखाता है। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या गुरुजी? तो देखिए, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला है, आगे काम करेगा, कंप्लीट इसको आप पढ़ लीजिए, रूल्स तो अपने यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। पढ़िए तो पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप बोलेंगे क्या दिखाता है, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट दिखाता है, और मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो इंडिफरेंट दिखाता है। इतना तुमको समझ में आ रहा है। लेकिन हम बोलेंगे कि देखो ये एक और बात है इसका, अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मूल रूप में है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल होता है।
क्या होता है, प्लूरल होता है। आप बोलेंगे मतलब, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल होगा, और उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम जब एस या ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाता है सिंगुलर। अभी आप इतनी बातें याद करिए, काम कहाँ आएगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये आगे हम लोग को काम करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो बन जाता है सिंगुलर, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं जोड़ते, वो अकेले रहता है तो बनता है प्लूरल। अब आप कहेंगे गुरुजी हम तो पहली बार सुन रहे हैं, और पहली बार तो सुनेंगे ही सुनेंगे आप, क्योंकि आप इतना डिटेल से पढ़े ही कहाँ, पहली बार ही सुनेंगे आप। ठीक है, चलिए ओके ओके, आपको समझ में आ गया। आप बोलेंगे गुरुजी हमको इतना समझ में आ गया, ठीक है, सही है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे बातें जो हो जाती है वो होती है, एक वर्ब जो होता है, वर्ब को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। वर्ब के हम चैप्टर में देखेंगे कि मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सा, बेसिक हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और उसी बेसिक हेल्पिंग वर्ब में तीन वर्ब होती हैं, बी हैव डू, बी हैव डू। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो बी हैव डू जो होता है, ये जो बी होता है और हैव होता है और डू जो होता है ना, ये कभी मेन वर्ब बन जाएगा, कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इसीलिए इसने पूरा तीनों मिलकर पूरा टेंस बना दिया, और फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए विल सेल तो आ ही जाता है, और ये तीनों मिलकर पूरा टेंस बना दिए हैं। आप देखते होंगे ना कि विल भी सेल भी फ्यूचर में आता है, किस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाता है ना। अगर बी का फर्स्ट फॉर्म की बात करें, पहले ये याद रखिए बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे इज एम आर होता है, लेकिन एम और आर किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। बी का सेकेंड फॉर्म वाज वर आ जाता है, और बी का थर्ड फॉर्म बीन आता है। अब बी का आईएनजी क्या होता है, तो आप बोलेंगे बीइंग होता है। और बी का ही फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो एस या ईएस क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे यही तो सिंगुलर दिखाता है, यही तो सिंगुलर दिखाता है। तो इज क्या है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। हैव की बातें करें तो हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव तो हैवे रहेगा, सेकेंड फॉर्म बात करें तो हैड होगा। अब ये काम कहाँ आएगा, आगे चलेंगे तो पता चलेगा, एक बार इसको याद कर लीजिए आप। हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड हो जाएगा, और आईएनजी क्या होगा, तो हैविंग होगा। और अगर हैव का फर्स्ट फॉर्म में जब एस या एस जोड़ दें तो क्या बनेगा, तो हैज बनेगा। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे डू का फर्स्ट फॉर्म डूए होता है, और डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, इसीलिए पास्ट में हम लोग डिड लगाते हैं। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन है, डन होता है डू का। और आईएनजी क्या होता है, डूइंग होता है। और डू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे कि डू में जब ईएस जोड़ते हैं तो डज दिखाता है। आशा करते हैं कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और ये टेबल में आपको कौन सा याद करना है, तो अभी आपको याद करना है, याद रखिएगा, अभी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना है, ठीक है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब एस या एस जोड़ते हैं हम इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं, अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। अब यहाँ से बातें डिटेल्स होगी हमारी, डिटेल बातें होंगी किसका, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बातें होंगी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बातें हम करेंगे, देखिएगा सबसे पहले बातें करेंगे ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप इस पैटर्न को फॉलो अवश्य करिएगा। सब्जेक्ट किस में, तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस की बातें चल रही है। कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं एक्टिव वॉइस में ही जाता है, पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एक्टिव वॉइस में ही सेंटेंस को हम बोलते हैं। सब्जेक्ट होगा, बोलेंगे हाँ गुरुजी तो ठीक है। वर्ब होगा, हाँ गुरुजी तो ठीक है। अब उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए पहले इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में पहले कर्ता आता है, जो उस कार्य को कर रहा है वही तो सब्जेक्ट है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, आप सब्जेक्ट है। राम स्कूल जा रहा है, राम सब्जेक्ट है। राम करता है क्योंकि राम स्कूल जाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब राम काम क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे राम तो स्कूल जाने का काम कर रहा है, यानी जाने का काम कर रहा है भाई। तो राम जाने का काम कर रहा है ना, तो जाना ही तो वर्ब है, जाना ही तो वर्ब है। और ना समझ में तो हिंदी में जिसके अंत में ना ने नी आ जाए ना, ना ने नी ने, ये ट्रिक याद रखिएगा, ना ने नी आ जाए वो सब वर्ब है। खाना पीना, रोना धोना, गुण है ना, सब ये क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट वर्ब को छोड़ दो, सब ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट राम स्कूल जाता है तो स्कूल क्या हो जाएगा, स्कूल तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, भले वो नाउन है कोई बात ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। वही हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है,
ठीक है, इसी पैटर्न में पूरा रूल बनता है। हम लोग इसीलिए रट लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब का ये, वर्ब का वो, फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव की बातें करेंगे। आप बोलेंगे पॉजिटिव की बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि पॉजिटिव मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, मतलब कबूल है। तो आप बोलेंगे हाँ कबूल है, मतलब कबूल है, हमको ये स्वीकार है, वही तो पॉजिटिव है, वही तो हाँ वाला वाक्य है, वही तो सकारात्मक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने सब्जेक्ट उठाया और सब्जेक्ट को लिख दिया। एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए, रटते तो आप पूरा जीवन है ना, और वो हमसे नहीं होगा कि हम 2 घंटे में पूरा टेंस खत्म कर दें, 1 घंटे में पूरा टेंस खत्म कर दें। हमने भी 30 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, लेकिन टेंस का बस बेसिक बताया होगा। पूरा टेंस खत्म कभी नहीं हो सकता है ना, डिटेल में आप पढ़ कभी नहीं सकते 2 घंटे में। 2 महीना कोर्स हमारा ऑफलाइन में चलता है, 2 महीने का कोर्स आपको कैसे हम 2 घंटे में ख़त्म कर दें? आप बताइए, कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हमने लिया, फिर क्या लिया हमने? आप बोलेंगे वर्ब आपने लिया है। आपने क्या लिया है? पहले हमने सब्जेक्ट लिया है, ले लिया। सब्जेक्ट देखिए एसएल मतलब होता है सिंगुलर और पीएल मतलब होगा हमारा प्लूरल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब कौन सा आ जाएगा? तो वर्ब आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या लिया है? ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, बीच में तो प्लस दिया है जोड़ने के लिए बस। ठीक, सब्जेक्ट आ जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बातें क्या करें? यहाँ पे देख लीजिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है। एसएल मतलब सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम हो, अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब अगर बॉय बोले तो बॉय तो सिंगुलर है, उसी में जोड़ दे बॉयज, तो बॉयज मतलब लड़के। अलग लड़के क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट, और लड़का हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पीएल मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पीएल मतलब होता है प्लूरल। पीएल मतलब क्या होगा? तो आप बोलेंगे पीएल मतलब प्लूरल होता है। प्लूरल में कौन आएगा? तो आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब बोलेंगे गुरुजी आई क्यों प्लूरल में आता है? आई तो मैं अकेला अपने लिए प्रयोग करता हूं, तो आई फिर क्यों आता है? देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में बोलना है हमको, सिर्फ इंग्लिश हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और भाषा क्या कहती है कि जो सही हो उसी को अपनाया जाए। ठीक है, तो आई को क्या माना गया? आई को प्लूरल माना गया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इजी टू स्पीक, यानी बोलने में आसानी के लिए। ठीक है, अगला वी, दे समझ में आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा हो गया? वो भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे नोट लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आप लगा रहे हैं किसी सेंटेंस में तो सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आप लगा रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए। मतलब क्या हो गुरुजी, हमने ना समझा? देखिए कहने का मतलब क्या है। अगर बताइए यहाँ पे क्या कहानी है? कहानी ये है कि अगर एक आदमी है तो उसको एक आदमी के साथ ही झगड़ा कराओ। एक आदमी अगर सिंगल आदमी है, सिंगुलर है, अकेला है, तो उसको अकेला आदमी के साथ ही झगड़ा कराओ, उस अकेले आदमी के साथ ही जोड़ो। मतलब अगर अकेला आदमी है तो अकेले के साथ ही शादी कराओ। मतलब शादी का मतलब समझ में आ रहा कि अकेला तो अकेला ही है, तो अकेला है तो अकेले के साथ ही उसको रखो ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी रखो ना। और आपको बता देते कि वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो खुद प्लूरल होता है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देते हैं? तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस। क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस जब जोड़ते हैं तो वही जो वर्ब होती है वही वर्ब सिंगुलर बन जाती है। लेकिन जब एस या ईएस हम ना जोड़ें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले ही रखें, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। इसीलिए हम लोग बचपन से रटते हुए आ रहे हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? आज आपको सही मायने पता चला। ठीक है, और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना यार। देख रहा है इतना डिफाइन कोई करेगा? और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या आपका जाता है? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमको देख के मोटिवेशन हुआ कि हाँ हमने ये वीडियो बनाया था, हम इस वीडियो पे इतने हमको लोग सब्सक्राइब किए हैं, यानी इतने लोग सदस्य बने हैं इससे। ओके, चलिए अब सब्जेक्ट तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया ना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा इंडेफिनिट में तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस जोड़ रहे हैं गुरुजी, एस कब जोड़ेंगे, ईएस कब जोड़ेंगे? ये तो बता दीजिए। ये तो हमको क्लियर नहीं हुआ ना। ये तो हमको क्लियर नहीं हुआ कि कब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे, तो पता नहीं चलेगा हमको। तो बोलेंगे उसका भी दवाई है। आपका हर कन्फ्यूजन की दवा इस वीडियो में हमने कवर किया है ना। पढ़ाने का भी आइडिया होना चाहिए जो आपके सामने दिख रहा है। देखिए
नोट नंबर 1 हम देखेंगे। हम यहाँ पे नोट नंबर 1 में देखेंगे कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस तब, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो अगर प्लूरल वर्ब है उसको सिंगुलर बनाना है तो ईएस कब जोड़ेंगे, तब जोड़ेंगे, तब लगाते हैं जब वर्ब एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड एक्स ओ से क्या हो, से खत्म या समाप्त हो। मतलब नहीं समझ में आ रहा गुरुजी? अब हम बोलेंगे देखो अगर हम गो बोल दें, गो में लास्ट में क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे गुरुजी अगर आप गो लिख रहे हैं ना तो गो में तो लास्ट में ओ आ रहा है, तो हम इसमें एस जोड़ें कि ईएस जोड़ें, तो हम बोलेंगे ईएस जोड़ो। क्यों कि ओ वाला रूल हमारा यहाँ पे लग रहा है, ओ लिखा है यहाँ पे, ओ वाला रूल यहाँ पे लग रहा है ना, ओ यहाँ पे लिखा है ना, तो क्या जोड़ा जाएगा, हम बोलेंगे कि ईएस जोड़ो। क्या जोड़ो, तो ईएस जोड़ो। और जब जोड़ देंगे तो यही तो बन जाता है गोज, यही तो बन जाता है गोज, यही बन जाता है गोज। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। से समाप्त हो, तो जैसे एग्जांपल है गो में ईएस जोड़े तो क्या बना, गोज। पनिश में लास्ट में क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे लास्ट में PUNISH, लास्ट में तो SH आ रहा है, और यहाँ पे हमारा रूल दिया है कि जब SH आए लास्ट में तो हम ES जोड़ते हैं, तो बन जाएगा पनिशेज। मिस में क्या आ रहा है, तो डबल S आ रहा है, डबल एस आ रहा है। अब ES क्यों जोड़ रहे हैं, देखिए बोलने में आसानी हो, अगर आप यहाँ पे SH है अगर S जोड़ देंगे तो पनीस बोल पाएंगे, पनीस बोल पाएंगे आप। मिस में अगर एक और S जोड़ दे तो 3 S हो जाएगा, कभी देखा है 3 S लगातार, मिस मतलब कुछ अर्थ ना बन रहा। इसीलिए लैंग्वेज है इंग्लिश और बोलना भी है हमको, इसीलिए रूल बना है यहाँ पे। मिस में ES जोड़ेंगे तो मिसेज हो जाएगा, सर्च में लास्ट में CH आ रहा, ES जोड़ेंगे तो सर्चेज हो जाएगा, रिच में लास्ट में CH आ रहा, जोड़ेंगे ES तो रिचेज हो जाएगा। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल सही हो गया, समझ में आ रहा? बोले ये वाला इतना आपको क्लियर हुआ ना? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो लिखें, जो चाहे करिए। आगे बढ़ते हैं, सही है। अब अगला हमारा नोट नंबर 2 होगा। नोट नंबर 2 क्या है कि जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तब, ये भी एक रूल बनता है कि जब प्ले हो PLAY। अब PLAY है गुरुजी, ये भी वाई आ रहा है। अब फ्राई में FRY भी आ रहा है, इसमें भी वाई आ रहा है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंट है? हम लोग वाई को आई कभी बना देते हैं, अब वाई को कभी वाई रख देते हैं, अंतर क्या है? तो अब देखिए नोट नंबर 2, जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, ठीक है गुरुजी, वाई हो, हाँ वाई हो तब, वाई हो और उसके पहले कोई, उससे पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का आने का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है। AEIOU को छोड़ दो, ये तो वावेल है ना, AEIOU, इसको छोड़ के जितने भी बन रहे हैं BCDFG, ये सब कॉन्सोनेंट है ना। तो वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ES लगाते हैं। मतलब क्या हो गुरुजी, CARRY। अब बताओ वाई के पहले क्या है, तो आप बोलेंगे कि वाई के पहले गुरुजी, ये तो वाई के पहले है वाई, यहाँ पे देखिए वाई के पहले क्या है, तो वाई के पहले है R, वाई के पहले क्या है R। अब ये R क्या है, तो आप बोलेंगे कॉन्सोनेंट है, तो इसी वाई को बदल देंगे आई में, जो यहाँ पे आई बदला है देखिएगा। और क्या हुआ है, अब ES जोड़ेंगे तो बन जाएगा कैरीज, बढ़िया। फ्राई में जब आप वाई के पहले आर आ रहा, इसमें ES जोड़ेंगे तो फ्राइज। ड्राई में जब ES जोड़ेंगे तो ड्राइज, सही है। आप इसको लिख सकते हैं, आप हमारे संस्था के छात्र तो लिख ही रहे होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन समझना तो पड़ेगा। स्क्रीनशॉट कब तक रखेंगे, दिमाग में स्क्रीनशॉट मारो, दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 3 भी होता है, नोट नंबर 3 भी हो जाता है। नोट नंबर 3 क्या है कि जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, ठीक है, और उससे पहले कोई वावेल हो। अभी हमने देखा कि अंतिम अक्षर वाई हो, लेकिन वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब कोई व्यंजन हो, लेकिन वाई से पहले कोई स्वर आ जाए तब क्या करेंगे, तो वावेल हो तो वाई के बाद एस ही लगाते हैं। अब वाई को आई में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी वाई से पहले AEIOU ये आ जाए तो वाई को आई में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। वाई के बाद एस लगा दो, वाई रहेगा। जैसे प्रे जोड़े, प्रे वाई के पहले क्या जुड़ रहा है, आप देख रहे हैं वाई के पहले क्या है, वाई के पहले है A, तो A है, A को वैसे ही छोड़ दो, वाई को वैसे ही छोड़ो, प्रे में एस लगाओ, प्रेस बन जाएगा, है ना, हो गया। प्ले में ES जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्ले में ES जोड़ें, प्ले में ES जोड़ेंगे, बोलिए प्ले में ES जोड़ेंगे कि S जोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे कि
प्ले में हम क्या जोड़ेंगे, प्ले में क्या जोड़ेंगे भाई, प्ले में हम जोड़ेंगे एस, क्या जोड़ेंगे बोलिए, हम जोड़ेंगे एस तो बन जाएगा प्लेज, ईएस नहीं होगा। प्ले में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे तो बनेगा प्लेज, अगर स्ले में एस जोड़ेंगे तो बनेगा स्लेज। आशा करते हैं कि ये जो रूल है आपके दिमाग में छप गया होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान देते रहिएगा, ये वाला हम हर स्क्रीन पे लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है, प्रेजेंट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही इंडेफिनिट दिखा देगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही हैज हैव होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही डू डज होता है, इसीलिए आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव बनाते वक्त डू और डज आ जाता है, सही है। तो ये तो हम हर स्क्रीन पे लिखेंगे, इसको ध्यान देते रहिएगा, बोलिए सही है। अब आ जाते हैं हम जो पॉजिटिव अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स पे आते हैं। अब क्या आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स पे आते हैं, रूल्स क्या कहता है, ठीक है। अब रूल्स तो आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेटिव में क्या होता है। तो देखिए अगर पॉजिटिव अफर्मेटिव की बात करें, सकारात्मक वाक्य की बात करें, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, हाँ आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा, क्यों कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर बनाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर बनाओ, वर्ब को सिंगुलर कब बनाते हैं बता चुके हैं। और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल आपके सामने होगा कि राम हॉकी खेलता है, राम हॉकी खेलता है। अब राम हॉकी खेलता है तो ये क्या है, राम, राम क्या है, तो आप बोलेंगे राम तो सब्जेक्ट है, बोलिएगा राम क्या है, तो राम देखिए यहाँ पे राम आपको क्या दिख रहा है, राम तो सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, यानी राम पहले आना चाहिए। अब हॉकी है, हॉकी तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ओके कर्म है इसका, लेकिन खेलता है क्या है, तो आप बोलेंगे वर्ब है, क्या है, खेलता है वर्ब होगा, हॉकी है ऑब्जेक्ट होगा, राम है सब्जेक्ट होगा, बन गया एस भी ओ वाला हमारा रूल। एस भी ओ मतलब ये एस, ये वी, ये ओ, ये ओ वाला है, ठीक है। अब इसको अगर ट्रांसलेट करें तो देखिए राम पहले है, आप बोलेंगे राम पहले क्यों आया गुरुजी, तो राम है सब्जेक्ट, राम हॉकी खेलने का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलेंगे राम हॉकी खेलने का काम कर रहा है, इसलिए राम पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, प्ले, प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्ले में जब एस जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्लेज, आपको लिखा गया है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जोड़ो और ईएस जोड़ो, आपको बता दिए हैं कि एस कब जोड़ना है, ईएस कब जोड़ना है, तो इसीलिए प्ले में एस जोड़े हैं तो बन गया है प्लेज, और ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी, और लास्ट में फुल स्टॉप, तो राम प्लेज हॉकी, सही है, बना लेंगे आप। अब देखिए पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है, तो अभी हमने सिंगुलर वाले की बातें की है, अब किसकी बातें करेंगे, तो आप बोलेंगे गुरुजी हम तो अब प्लूरल वाले की बातें करेंगे अब, क्योंकि सिंगुलर मतलब अकेला, या तो सब्जेक्ट अकेला हो सकता है, या तो सब्जेक्ट बहुत दो या दो से अधिक लोगों के साथ रहेगा, तो अकेला रहेगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अकेला रहेगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे अकेला रहेगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर दो या दो से अधिक लोगों के साथ रहेगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा। बहुत बढ़िया गुरुजी हमको समझ में आ रहा। अब देखिए बातें करते हैं, अब पॉजिटिव या अफर्मेटिव में हम लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट को, किसको लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट को। अब बोलेंगे कि गुरुजी इसमें तो आपने नहीं जोड़ा, क्या नहीं जोड़ा, क्योंकि इसमें तो आपने एस या ईएस नहीं जोड़ा, तो हमने बोला कि वही तो कभी से बता रहे हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहे, जब वर्ब खुद ही फर्स्ट फॉर्म में रहे, खुद ही प्लूरल होगा, ठीक है गुरुजी, बता दिया आपने। अब देखिए एग्जाम्पल है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं को हमने क्या माना है, ऊपर आप देखते रहिएगा कि सिंगुलर कौन है, देखिए यहाँ पे आई दिख रहा, आई क्या, आई मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे मैं होता है, आई क्या है, तो आप बोलेंगे आई तो प्लूरल है। अब क्या गो में ईएस जोड़ें या एस जोड़ें, तो कुछ नहीं जोड़ना है, क्यों कि मैं जो आई है, आई प्लूरल है, तो इसमें एस या ईएस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट तो आई है, मैं, वर्ब कौन है, तो आप बोलेंगे वर्ब तो गो होगा, और ऑब्जेक्ट कौन है, तो स्कूल है। आप बोलेंगे बीच में टू कहाँ से आ गया, तो देखिए टू प्रीपोजिशन है, हम लोग प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे इसको, लेकिन अब देखिए ये टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करता है कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आके वो क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन को अगले सेंटेंस के वर्ड से रिलेट करने का काम करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। देख रहे हैं इतनी देर से लगातार हम बोल रहे हैं, 44 मिनट होने वाला है, 44 मिनट तो हो ही गया। अब देखिए अगला बातें करेंगे। अब हम बोले कि हमको तो अपने गुरुजी कबूल वाला बताया, कबूल मतलब हाँ वाला बताया, लेकिन कबूल नहीं होगा तो कैसे बताएंगे, मतलब मान लीजिए कोई पूछेगा कबूल है तो हम बोलेंगे हाँ कबूल है, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव पॉजिटिव, लेकिन हम बोलेंगे कबूल नहीं है तब,
तो इसके लिए होगा नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कब होगा आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कब होगा आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा और सब्जेक्ट प्लूरल कब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा, सब्जेक्ट प्लूरल कब होगा। ये बातें तो नहीं समझ में आ रहा गुरुजी। ओके, ये बातें नहीं समझ में आ रहा, कैसे नहीं समझ में आएगा, हमने पहले ही बता दिया। दिमाग कहाँ रखा है, देखो यहाँ पे रखा है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम पहले तो नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव मतलब नकारात्मक कबूल नहीं है, ना वाला, हाँ वाला नहीं, ना वाला। अब क्या होगा, तो आप बोलेंगे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, हाँ आएगा, वही रूल होगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, हाँ आ जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब तो नॉट आएगा, लेकिन नॉट कहता है सुनो भाई सुनो, हम अकेले नहीं आ सकते, हम दुल्हन हैं, दूल्हे के साथ ही आएंगे। मतलब कहना क्या चाहते हैं, मतलब कहना ये चाहते हैं कि नॉट जो होता है वो एक बार मना करने के लिए आ जाता है कि नहीं करते। अब ये अपने साथ ही हेल्पिंग वर्ब को लेकर ही आता है। तो डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है। ओके, तो नॉट अपने बाद काम को मना करने के लिए, क्योंकि डू मतलब क्या होता है, डू मतलब करेगा या ना करेगा, डू मतलब करना होता है। और जब नॉट लगा देंगे तो करेगा, नहीं करता, नहीं करता, करता। ठीक है, तो इसीलिए डज आ जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या आएगा, डज, उसके बाद नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। आप बोलेंगे एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, ना 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 ना, क्यों, क्योंकि डू में जब हम ईएस जोड़ दिए पहले से ही, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप वैसे ही छोड़ दो, ये खुद ही सिंगुलर बना दिया। दो बार सिंगुलर थोड़ी बनाएंगे, दो बार सिंगुलर बना देंगे तो हो जाएगा सुपरफ्लुअस। मतलब सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है, जहां पे आवश्यकता नहीं है आप वहां पे भी, जहां पे आवश्यकता नहीं है वहां पे भी ईएस जोड़ना है, तो गलती हो जाएगा। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, और उसके बाद नॉट। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, समझ में आ रहा। अगर हम बात करें, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि राम हॉकी नहीं खेलता। ये क्या है, राम हॉकी नहीं खेलता मतलब नहीं खेलता, नहीं खेलता निगेटिव वाला है। इसको अगर बनाएंगे तो क्या होगा, राम डज नॉट प्ले हॉकी। अब बोलेंगे गुरुजी इसमें प्लेज नहीं कर सकते, हम बोलेंगे नहीं कर सकते, वही तो कभी से समझा रहे हैं, दिमाग कहाँ रखा है, नहीं कर सकते। क्यों कि डू को पहले ही डज कर दिए हैं, डू को पहले ही डज कर दिया तो फिर प्ले को प्ले एस क्यों जोड़ रहा है। तो राम डज नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला निगेटिव में हो जाएगा। अभी तो देखिए सब्जेक्ट हम सिंगुलर वाले की बातें किए, लेकिन निगेटिव में भी तो आ सकता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ डू आएगा। आप बोलेंगे डू क्यों आएगा, क्योंकि डू है, डू जो होगा वो डू प्लूरल सब प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल सब्जेक्ट तो डू प्लूरल वर्ब भी आएगा। ठीक है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो ये तो क्या कौन सा आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल लिया जा, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगर इसका अगर छोटा फॉर्म आप यूज करना चाहते हैं, छोटा मतलब जैसे डू नॉट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए डोंट। देखिए डोंट कैसे लिखा है, डजंट, डज नॉट नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, डजंट। हम यहाँ डज नॉट ना लिखकर क्या लिख सकते थे, डजंट भी लिख सकते थे, इसको उठा के यहाँ पे सीधे लिख देते थे, लिख सकते हैं, है ना। डू नॉट आप नहीं लिखना चाहते तो क्या बोलेंगे, डोंट। ये स्पोकन में यूज होता है, डू नॉट के स्थान पे डोंट। आशा करते हैं निगेटिव वाला भी क्लियर हुआ आपको। अब निगेटिव के बाद क्या हो सकता है, अब हम प्रश्न पूछेंगे, हम क्यों कबूल करें तुमको, तुम में क्या खूबी है। ओके, मतलब ये तो मतलब देखिए ये मजाक वाली बात है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल जो है रिलेट करिएगा, क्यों कबूल करें, मतलब क्यों पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है आपसे, क्यों कबूल करें हम। ठीक है, तो अब देखिए बस याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो सकते हैं, क्या, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, मतलब एस नो वाला और डिटेल वाला। मतलब हम बोलेंगे, अगर मान लीजिए आपसे पूछे क्या तुम खाना खाते हो, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ खाता हूं। क्या आप खाना खाते हैं, तो हाँ खाता हूं। मतलब आपने एस नो में उत्तर दिया, तो एक तो ये हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आप क्या खाते हैं, तो आपको तो अब एस नो में आंसर नहीं देना पड़ेगा, आप क्या बोलेंगे, हाँ खाता हूं। अब हाँ कौन खाना है, तो ये हो जाएगा डिटेल आंसर बताना पड़ेगा वहां पे। जब डिटेल आंसर बताना पड़ेगा तो वहां पे हो जाएगा डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, है ना। उसको डबल इंट्रोगेटिव भी कह दिया जाता है। देखिए
पहले हमने डज क्यों लिया? पहले डज इसलिए लिया कि अगर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है, तभी प्रश्न पूछने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ, और नहीं तो WH वाला आगे है तो WH को आगे लेके आओ, WH वर्ड वाला है तो WH को आगे लेके आओ। फिर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे फिर तो सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे तो फिर वर्ब आएगा, और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब सिर्फ हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को उठाया है डज को और आगे ले जाकर रख दिया है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, बाकी फॉर्मेट हमारा सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए, क्या राम हॉकी खेलता है? क्या राम हॉकी खेलता है? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना, हाँ या ना ही उत्तर देंगे ना। तो ये एस नो वाला हुआ, एस नो वाला इंट्रोगेटिव हुआ। तो आप बोलेंगे डज राम प्ले हॉकी? डज राम प्ले हॉकी? प्रश्नवाचक भी आ जाएगा लास्ट में। तो डज आपने क्यों लिखा गुरुजी? आपने बोला था कि सब्जेक्ट आगे आएगा, तो हमने बोला कि देखो भाई इंट्रोगेटिव है और प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है, इसलिए हमने ये डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का काम कर रहा है, और जो प्ले है ना यहाँ पे मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। और इतना तो आपसे आशा करते हैं कि आप इतना तो पढ़े होंगे बचपन में कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। ठीक है, ओके। तो ये तो हुआ सिंगुलर वाला, लेकिन प्लूरल भी तो आ सकता है। हाँ, आ सकता है। प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में क्या होगा? जो हम यहाँ पे डज लगाए हैं, यहाँ पे डज लगाए हैं, बस डू कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी जहाँ डज किए हैं वहाँ पे डू कर देंगे, जैसे यहाँ डज किए हैं तो यहाँ पे डू हो जाएगा, अब बाकी सब सेम रहेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ, फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना, इसको मत बदल देना, क्योंकि डू डज आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। क्यों? कि जो भी एस या एस जोड़ना होता है डू डज में ही जोड़ देते हैं, डू को जोड़ देते हैं तो डज बन जाता है, और ना जोड़ेंगे तो डूए होगा। और फिर क्या होगा? तो अब फिर होगा ऑब्जेक्ट होगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, हमको समझ में आ रहा। आगे बढ़िए, अगला क्या है? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? तो क्या बोलेंगे? तुम क्या है? तो तुम यहाँ पे आप बोलेंगे तुम, तो गुरुजी ये है प्लूरल सब्जेक्ट। क्यों? देखिए यहाँ पे तुम के लिए क्या आता है, तो आप बोलेंगे यू आता है। तुम के लिए क्या आता है? यू आता है। तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब भी आएगा, तो प्लूरल वर्ब आगे आ गया हेल्पिंग वर्ब डू। डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एक और हो सकता है, आपको बताया था ना, इंट्रोगेटिव एक और हो सकता है, अब वो होगा ओपन एंडेड। मतलब आपको डिटेल आंसर बताना पड़ेगा। डिटेल आंसर मतलब क्या है? डिटेल आंसर कहने का मतलब ये है कि वहां पे आपको एस नो में उत्तर नहीं देना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि तुम क्या खाते हो, तो आप बोलेंगे हाँ खाते हैं। मतलब आपसे माता जी पूछे कि तुम क्या खाते हो, तो आपने बोला कि मैं हाँ खाता हूँ। अब माता जी ले चप्पल, ले जूता, ले झाड़ू, पीट दी। क्यों? कि आपसे पूछा है कि आप क्या खाते हो, क्या खाते हो, मतलब कुछ तो बताओ, चावल रोटी, मतलब कुछ भी, चाउमीन, लड़कियां तो पानी पूरी खाती हैं। अब वो बताना पड़ेगा आपको, वो बताएंगे ना, अब वो बताएंगे। तो उसके लिए आप बताए, आपको डिटेल आंसर बताना पड़ेगा, आपको एस नो में उत्तर नहीं देना है। ठीक है, वहां पे आपको डिटेल आंसर देना है, तो वो हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव समझ में आ रहा है ना क्या हुआ? अब इससे ज़्यादा तो एग्जाम्पल हम नहीं बता सकते, अब इतना खुल के एग्जाम्पल देना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी उचित नहीं है। आप समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव समझ में आ गया। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक था, हाँ था, उसके आगे कुछ नहीं करना, WH वर्ड को चिपका देना। लो चिपका दिया, चिपका देंगे WH को। WH वर्ड मतलब क्या हो जाता है? जैसे वॉच, क्या होता है? वॉच। फिर वाई, हाउ, वेन, हाउ, वेयर, ये सब क्या होता है? WH वर्ड होता है। सही है, ये सब होता है WH वर्ड। आप बोलेंगे ठीक है गुरुजी, हमको तो समझ में आ रहा। हाँ, तो हम बोलेंगे हाँ समझ में आ रहा है, तो इसीलिए तो बता रहे हैं समझ में आने के लिए। ठीक, अब ये WH वर्ड आ जाएगा। क्यों? कि हमको डिटेल आंसर पूछना है, और कब, क्यों, क्या, कब के, ये सब वाक्य के बीच में आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब जो WH वर्ड वाला होता है, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये बीच में आता है। जैसे तुम क्या खाते हो, तो तुम क्या खाते हो बीच में आया क्या, तो ये WH वर्ड आगे आ जाएगा, क्योंकि डिटेल आंसर पूछने के लिए WH वर्ड को आगे लाना पड़ता है। फिर क्या? डज, क्योंकि इंटरोगेटिव तो है ना। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो फिर भी इस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखना। क्यों? कि डू को डज ऑलरेडी आपने कर ही दिया है, अब वर्ब को फर्स्ट फॉर्म छोड़ दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने होगा, देखिएगा। राम हॉकी क्यों खेलता है? अब लो, मतलब आपसे पूछ दिया गया कि राम हॉकी क्यों खेलता है, भाई राम क्यों हॉकी खेलता है। अब आपको बताए थे ना कि जो क्यों वाला मतलब
होता है, जो WH वर्ड वाला होता है वो कहाँ आता है, बीच में आता है। तो WH वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो वाई मतलब क्यों। अब ये WH वर्ड को उठा के आगे रखना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर के अनुसार रखा जाए। तो आप बोले हाँ रखा जाए गुरुजी। देखिए हमने क्या रखा, हमने वाई रखा, वाई डज। अब डज क्यों रखा, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाई डज राम प्ले हॉकी, ठीक है, राम हॉकी क्यों खेलता है। ये तो देखिए अब ये बातें हुआ सिंगुलर वाला, लेकिन प्लूरल भी तो हो सकता है, हाँ प्लूरल भी होगा। और डबल इंट्रोगेटिव में प्लूरल भी आएगा। डबल इंट्रोगेटिव में जब प्लूरल आएगा तो कुछ नहीं करना, डज के स्थान पे डू कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। डज के स्थान पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने डज रखा और इसमें सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस यहाँ पे डू कर देना है, कर दिया डू। और बाकी सब तो सेम ही रहेगा, WH वर्ड आएगा, डू आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। आप बोलेंगे गुरुजी इतना तो डिटेल आंसर बहुत हमको समझ में आ रहा है, बढ़िया। वे स्कूल क्यों जाते हैं, लो वे स्कूल क्यों जाते हैं। अब आपसे पूछ दिया गया कि वे स्कूल क्यों जाते हैं भाई, क्यों जाते हैं स्कूल, तो आप बोलेंगे पढ़ने के लिए जाता है भाई, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। आपसे कोई पूछे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो आप क्या बोलेंगे, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब बहुवचन, क्योंकि दे मतलब वे और दे मतलब वे। यहाँ पे देखिएगा दे क्या है, तो आप बोलेंगे ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है गुरुजी, तो दे। लेकिन ये बीच में आ गया क्यों ना, अब क्यों डिटेल आंसर पूछना है तो क्यों वाले का मीनिंग आगे लिखना पड़ेगा, लिख दिया वाई। उसके बाद क्या आएगा, जस्ट उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, ओके। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल दे आ जाएगा, उसके बाद गो टू स्कूल, तो वाई डू दे गो टू स्कूल, वाई डू दे गो टू स्कूल, बना लेंगे। अब इतना डिटेल, अब 1 घंटा होने वाला, बताओ 1 घंटे से सिला रहे हैं हम, बताओ 1 घंटे से सिला रहे हैं, है ना। अब फिर भी अगर वीडियो को लाइक नहीं करेगा तो देखो पाप लगेगा, पक्का कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, हमको क्या जरूरत है बनाने का, बना के क्या करेंगे हम, हाँ। मतलब ये देखिए, मतलब हमारा एक होता है कि पैसन होता है, पैसन। हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, बचपन से ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं। क्लास 8th में थे तो 7th वाले को पढ़ाते थे, अब क्लास 8th में थे तब तक पढ़ा रहे हैं। ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया, अपना टेक्निकल डिग्री भी ले लिया, टीचर भी बन गया, तब भी पढ़ा ही रहे हैं। ये पैसन था हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे अब किसका हम प्रयोग करेंगे, अब बोला जाएगा देखो इंट्रोगेटिव तो होता ही है, डबल इंट्रोगेटिव, लेकिन निगेटिव भी आ जाता है। आप बोलेंगे इतना डिटेल, हम बोलेंगे हाँ इतना डिटेल। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो आप बोलेंगे देखिए डबल इंट्रोगेटिव गुरुजी तो आपने बता ही दिया, डबल इंट्रोगेटिव तब तो बता ही दिया आप, लेकिन इसमें देखिए डबल इंट्रोगेटिव में बता दिया, अब इसमें निगेटिव का मतलब, जैसे वो स्कूल क्यों नहीं जाता है भाई। आप कोई कहा ना, कोई कहे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो आप बोलेंगे स्कूल मैं इसलिए नहीं जाता हूँ, वहाँ पे एक ये वो थी, वो स्कूल छोड़ के चली गई, मतलब पढ़ा रही थी जो कोई, वो स्कूल छोड़ के चली गई, अब कोई मुझे पढ़ाता नहीं है, मैं इसीलिए स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब समझ में आ रहा निगेटिव का मतलब, डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, यानी वहाँ पे डिटेल आंसर भी बताना है और निगेटिव का भी वहाँ पे सामना करना है। तो WH वर्ड तो आएगा ही आएगा, कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं करना, बस आपको नॉट लगा देना है, कहाँ, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे इसका संक्षिप्त रूप लिखना चाहते हैं डू नॉट का, तो आपको यहाँ डज नॉट के साथ ही डजंट कर देना लग पड़ेगा, मतलब ये पूरा डजंट को आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, ये पूरा डजंट को यहीं लिख देना पड़ता है, यहीं लिख दीजिए। और नहीं तो डज नॉट लिखना चाहते हैं तो डज यहाँ लिखो और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिख दो, नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिख दो, चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा भाई। तो देखिए WH वर्ड डज तो आएगा ही क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, और डबल इंट्रोगेटिव है तो WH आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, बस निगेटिव बनाना तो बीच में एक नॉट को जोड़ना, बाकी सब आसान है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है। कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल होगा, देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे तो राम हॉकी क्यों नहीं खेलता है, राम हॉकी क्यों नहीं खेलता है। मान लीजिए राम है, राम के पिताजी आए, उसको भेजे थे मतलब खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए। अब पिताजी आए, उसके पूछे, दोस्तों से पूछे उसके कि राम क्या कर रहा है, तो दोस्तों ने बोला कि राम रील्स देख रहा है मोबाइल पे। अब बोला, उसके पिताजी बोले कि राम हॉकी क्यों नहीं खेलता, राम हॉकी क्यों नहीं खेलता। अब उसके दोस्त क्या बोलेंगे, हाँ या ना। उसके पिताजी लाई जूते मार देंगे सब। तो
क्या बोलेंगे, उसके दोस्त बोलेंगे कि राम हॉकी इसलिए नहीं खेलता, मतलब कोई कारण होगा कि राम हॉकी उसको पसंद नहीं है हॉकी खेलना, या उसको चोट लगा है इसलिए हॉकी नहीं खेलता। तो वहाँ पे क्या है, आपको डिटेल आंसर ही बताना है, नेगेटिव भी का सामना करना है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, व्हाई डज राम नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, इसको एक बार स्ट्रक्चर आप बता देना। देखिए वाई हमने कहाँ से लिया, तो आप बोलेंगे WH वर्ड वाई है। ठीक है, डज तो आएगा ही क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर राम है। नॉट क्योंकि निगेटिव भी लगाना है, क्यों नहीं खेलता, और उसके बाद वर्ब आएगा प्ले, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हॉकी। ओके गुरुजी हमको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर के बाद तो प्लूरल भी तो आएगा, ये कहाँ जाएगा, वो साथ छोड़ने वाला ना है। देखिए कुछ नहीं करना, जो सिंगुलर था ना, सिंगुलर का स्ट्रक्चर था उसमें चेंज क्या करना है, सब तो सेम है, WH वर्ड आएगा। लेकिन हाँ वहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आ रही थी, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो डज वहाँ पे था, डू यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा। बाकी आपको क्लियर है। अब देखिए वे स्कूल क्यों नहीं जाता है, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, पूछा गया आपसे, वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वाई, मतलब क्यों, वाई का स्पेलिंग तो आगे लिखना पड़ेगा, वाई। अब वे क्या है, तो आप बोलेंगे वे तो गुरुजी ये तो प्लूरल है, वे क्या है, तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट को आगे लिखिए ना, लिख दिया गुरुजी, लिख दिया हमने। अब क्यों, अब नहीं जाते हैं, तो नहीं जाते हैं तो अब आपको क्या लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब भी लाना पड़ेगा, डू ला दिए, नहीं के लिए तो नॉट आ जाएगा, गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल। सही है, ये बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस, ये तो कंप्लीट हुआ आपका कि डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या आएगा। अब देखिए आगे, अब हम वही स्ट्रक्चर पे आते हैं जो आपको एग्जाम्पल दिए थे हम, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हमने बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो लाइफ के बारे में बताता है, मतलब लाइफ के बारे में कोई भी आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पिताजी अच्छे हैं, मैं स्कूल टाइम से जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये सब क्या है, ये आप अपनी लाइफ के बारे में, प्रेजेंट लाइफ के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हैबिट वाला। हैबिट की बात अगर करते हैं तो हैबिट मतलब क्या, जो हमको अच्छा लगता है करना, जैसे मुझे सोना अच्छा लगता है तो मैं सोता हूँ, ये आपकी हैबिट है। आपको काम करना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप पढ़ते हैं, तो ये हैबिट हो जाएगा। लेकिन रूट, अब देखिए हैबिट में क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे हैबिट क्या है, मुझे सुबह जल्दी जगना अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, ठीक है, सुबह में जल्दी जगता हूँ। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब क्या हो जाएगा कि मैं सुबह में जल्दी जगता हूँ, आपको जगना अच्छा लगता है, आपका हैबिट है। ओके, रूटीन क्या होता है भाई, तो रूटीन देखिए क्या होता है, रूटीन मतलब वह कार्य जो आपको करना अच्छा नहीं लगता लेकिन हाँ करना है, मतलब लात खा के भी करना है लेकिन करना है, रूटीन वाला में आ जाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल है, आपको आपकी माता जी ने बोला कि आप सुबह झाड़ू लगाओ, ठीक है, आप बोलेंगे नहीं लगाएंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकता, मतलब आप बोले नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लगाना पड़ेगा, क्यों नहीं लगाएंगे तो फिर वही मार पड़ेगी। तो ये आपका रूटीन हो गया, मतलब हमको वो कार्य करना अच्छा नहीं लगता लेकिन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है, आई गो टू स्कूल, अब स्कूल जाना किसको अच्छा लगता है बताइए, बचपन में आपको पिटाई करके भेजा जाता है कि पीट के भेजा जाता है स्कूल जा, तो आई गो टू स्कूल आपका रूटीन है। अब देखिए ये क्या है रूटीन, ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अगला फैक्ट की बात है, फैक्ट मतलब क्या है, फैक्ट मतलब क्या होता है कि फैक्ट वो तथ्य होता है जो हमेशा सत्य होता है, जैसे 2 और 2 4 होता है, हो रहा है ना, होता है, तो ये क्या है, फैक्ट की बात है। जैसे इफ़ वी हीट आइस, मतलब यदि हम पानी को गर्म करें, आइस को गर्म करें, पानी को ना, इफ़ वी हीट आइस, आइस मतलब क्या हो जाएगा, बर्फ, यदि हम बर्फ को गर्म करें, ठीक है, गर्म कर देंगे, इफ़ वी हीट आइस, ठीक है, इट टर्न्स इनटू वाटर, यदि हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पानी में परिवर्तित हो जाती है, हो जाएगी नहीं, परिवर्तित हो जाती है, क्यों कि बर्फ को अभी गर्म करते हैं तो फ्यूचर में जाके पानी बनेगा, ऐसा गलत हो जाएगा। वो इट टर्न्स इनटू वाटर, वो वाटर में कन्वर्ट यानी टर्न्स बदल जाती है, यदि हम बर्फ को गर्म करें तो क्या हो जाएगा, वो पानी में बदल जाती है। सही है। अगला एग्जाम्पल पोजेशन, पोजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार, अधिकार मतलब तू मेरी है, ये भी अधिकार है। अगला देखो, आई हैव अ न्यू कार, मतलब मेरे पास एक न्यू कार है, आई हैव अ न्यू पेन, आई हैव अ बुक, जो बोल दीजिए,
तो आपके पास ये अधिकार है, आपका अधिकार है ना, या आपका अधिकार है। पोजेशन मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, आपका अधिकार है, आपकी ही कार है। अगला यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हमेशा के लिए सत्य है। जैसे गंगा नदी बहती है, बह रही है ना, बहती है, बहना कब रोकी है? वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। ठीक है। अब अगला एग्जांपल जैसे क्या होता है, हमने ये एग्जांपल फेमस है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन के साथ राइजेज क्यों लिखा? क्योंकि सन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइजेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि राइज में एस जोड़ना पड़ेगा ना हमको। तो राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हुआ हमारा जो आपको आगे दिखाए थे। अब एग्जाम्पल पे बातें करते हैं। कुछ एग्जाम्पल होगा, जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, इसको कन्वर्ट करिए, बनाइए। तुम एक पत्र लिखते हो, क्या हो जाएगा? तुम क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? पहचानिए सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है। कर्ता मतलब जो उस कार्य को कर रहा है। तो पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? मतलब पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? तुम पत्र लिखने का काम कर रहे हो। तो तुम एक पत्र लिखते हो, तो तुम के लिए क्या? तुम क्या? यू क्या है? सब्जेक्ट है। अगला राइट और लेटर। अब कहाँ से आ गया? आर्टिकल। आगे अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या होता है, फिर है ना। अभी आप इतना समझिए कि ए एन द आर्टिकल होता है। आप एक पत्र लिखते हो, अब यहाँ पे लिखने के लिए क्या आ गया? ये तो वर्ब है। आपको बता दिए कि वो पहचान करिएगा, सिंपल बात है, उसका हिंदी निकालिए। अगर अंत में ना नहीं आ रहा है तो वर्ब है भाई। लिख में ना जोड़ देंगे, लिखना। अब क्या हो जाएगा? पत्र क्या है? पत्र के लिए लेटर आएगा। ठीक है, यू राइट लेटर। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला एग्जाम्पल है कि रानी एक मधुर गीत गाती है। कौन गीत गाती है? रानी। रानी क्या है? एक लड़की है, लड़की मधुर गीत गाएगी। अब देखिए रानी एक मधुर गीत गाती है, तो क्या हो जाएगा? रानी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ओके, रानी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग्स। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल हमारे पास होगा। अगला एग्जाम्पल होगा, हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। काहे नहीं पढ़ता? हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते तो क्या बोलेंगे? वी डू नॉट। डू नॉट नहीं लिखना चाहते तो डोंट लिख दो। डू नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो डोंट लिख दो। यहाँ पे डू नॉट हम लिखे हैं, डू नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो डोंट लिख दीजिए, यहाँ पे आप चल जाएगा। ठीक है, वी डू नॉट या डोंट रीड और बुक। वी के लिए और हो जाएगा, क्योंकि और मतलब हमारा होगा। ठीक, अगला देखिएगा, वह कभी झूठ नहीं बोलता। अब ये कभी जो नहीं है ना, ये नेवर आता है, ये आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये मत समझिए कि नेगेटिव में आता है डू नॉट लगा दे, डज नॉट लगा दे ना। ये अफर्मेटिव की तरह बनता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, ही नेवर टेल्स अ लाई। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता। अगला बोलिएगा, क्या वह एक किताब पढ़ता है? ये कौन सा सेंटेंस है? बोलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वह किताब पढ़ता है? तो डज ही रीड अ बुक। डज ही रीड अ बुक। अब डज क्यों लिखा, आगे बता ही चुके हैं आपको हम। आगे बढ़िए। अगला, वह यहाँ क्यों आती है? आप बताइए, वह यहाँ क्यों आती है? अब पता नहीं कौन आती है, वह यहाँ क्यों आती है। अब बताओ, क्यों तो बीच में आ गया। अब ये डबल इंट्रोगेटिव वाला है। डबल इंट्रोगेटिव मतलब अब क्यों कहाँ आ गया? बीच में आ गया। तो इस क्यों का मीनिंग लिखो, वाई। वाई डज सी कम हेयर। वाई डज, अब सही से बोल देते हैं, वाई डज सी कम हेयर। ठीक है, वाई डज सी कम हेयर। आगे देखिए अगला क्या है, वे कितनी कलमें चाहते हैं। कितनी कलमें चाहते हैं, तो कितनी कलमें मतलब बहुत सारे कलमें चाहते हैं। तो हाउ मैनी मतलब, अब देखिए जो हाउ मैनी, हाउ मच, ये क्या होता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ आता है। तो ये अपने साथ नाउन को भी लेके आता है, ध्यान दीजिएगा। कितनी कलमें, तो हाउ मैनी पेन्स मतलब कितनी कलमें के लिए क्या आ गया? हाउ मैनी पेन्स, अपने साथ नाउन को भी लेके आता है। तो हाउ मैनी पेन्स के साथ हम क्या करेंगे? डू या डज जोड़ेंगे। अगर सिंगुलर रहेगा तो डज करेंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो डू जोड़ेंगे। तो वे कितनी कलमें चाहते हैं, तो वे क्या है? वे है प्लूरल। हाउ मैनी पेन्स डू दे वांट। हाउ मैनी पेन्स डू दे वांट। अगर मान लीजिए सिंगुलर रहे तो क्या बोलेंगे? हाउ मैनी पेन्स डज ही वांट्स। ओके, डज ही वांट होगा। चलिए, कंप्लीट होता हमारा यहाँ पे ये वीडियो, और लगभग हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को 1 घंटा 8 मिनट हो गया, केवल प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस पढ़ा। तो अगर आप लास्ट तक बने हैं तो ठीक है, आप पूरा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस सीख गए होंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं